आज से ठीक 5 साल पहले पापा ने यह कहकर मेरे सामने ही माँ को तलाक दे दी कि औरत सही किरदार की नहीं है, मेरी बीवी कहलाने के लायक नहीं है। यह बात सुनकर मैं घबरा गई थी और रोने लगी थी। मैंने पापा के सामने हाथ जोड़े और बोली, पापा हम पर ऐसा जुल्म मत करें। इस भरी दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। पापा मेरी बात सुनकर हंस दिए और बोले, मैं मानता हूँ तुम्हारा सच, मेरे अलावा कोई नहीं है, मगर यह बात तुम्हारी माँ पर लागू नहीं होती। यकीन नहीं आता तो पूछ लो अपनी माँ से। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह बस हैरान परेशान सी खड़ी थी, मुझसे कुछ भी बोलती ही नहीं थी। मैं फिर से पापा से मिन्नतें करने लगी थी। मैं बोली, पापा मेरी खातर आप यह सब ना करें। आप माँ को छोड़ देंगे तो जमाने वाले हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। तब पापा बोले, बेटा पीहू तुम फालतू में परेशान हो रही हो। एक नज़र अपनी माँ के चेहरे की तरफ तो देखो, कितनी बेफिक्री से खड़ी हुई है। तुम यह मत समझो कि मैं तलाक देकर तुम्हारी माँ के साथ किसी किस्म का कोई जुल्म कर रहा हूँ, बल्कि यह तो उसकी आज़ादी का परवाना है। न जाने इसने कितनी मिन्नतें मुरादें मांगी होगी, इस दिन के लिए कितने पापड़ पेले होंगे। तब मैं माँ की तरफ देखती। मैं बोली, माँ अपने मुंह से कुछ तो कहे, पापा से कहे कि वह आपको ना छोड़े। अगर उन्होंने हमें छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तब माँ बोली, इस दुनिया में ज़मीन बहुत बड़ी है, हम कहीं भी चले जाएंगे। माँ ने यह अल्फाज इतने आराम से कह दिया था कि मेरी रूह कांप गई थी, मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई थी। पापा भी गुस्से से दीवाने हो गए थे। मुझसे कहने लगे, देखा कैसी गलत है यह तुम्हारी माँ, इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, यह सिर्फ आज़ादी चाहती है। इतना कहकर पापा मम्मी को तलाक दे दिए और घर से बाहर चले गए थे, जबकि मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी। तब माँ मुस्कुराती हुई मेरे पास खड़ी हुई, बोली, क्या हुआ पीहू, इस कदर परेशान क्यों हो गई हो। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ और अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। बल्कि एक मिनट रुको, मुझे यह बताओ, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या अपने पापा के साथ रहना चाहती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, तुम्हारा जो भी फैसला हुआ मुझे मंजूर होगा। यह न सोचना कि मुझे कुछ बुरा लग जाएगा। मैं माँ की तरफ देखती रह गई थी। मैं बोली, क्या औलाद का माँ के अलावा भी कोई सहारा बन सकता है क्या। माँ ने सर हिला दिया था। वो कहने लगी, हाँ, जिन बच्चों की माँ मर जाती है उनको सिर्फ बाप ही तो पालते हैं। अगर तुम्हारे दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बत है तो यह सोच कर रुक जाओ, तुम्हारी माँ मर गई है। माँ की बात मेरे दिल पर लग गई थी और आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, ना, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। माँ ने सर हिला दिया। वह बोली, अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, तुम अपनी कर लो। और हाँ, ज़रूरत की हर चीज़ रख लेना, ना जाने हमें किस तरह के हालात का सामना करना पड़े, कुछ खाने को भी मिले या नहीं। और यह भी मुमकिन है कि हमारे पास ज़रूरत का सामान खरीदने के भी पैसे ना हो। खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करके मेरे साथ चलना। मैं चुपचाप कमरे में आ गई थी और एक बैग में अपने कपड़े, जूते और किताबें रखने लगी थी। मैं तो यही सोचकर हैरान हो रही थी कि अचानक यह सब कैसे हो गया। हम तो अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे थे, पापा माँ एक दूसरे के साथ खुश थे, फिर वह माँ को तलाक कैसे दे सकते थे। मैं जब से पैदा हुई थी मुझे हर सहूलियत मिली थी, मेरे हर ख्वाहिश पूरी की गई थी। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं जिसमें मुझे किसी चीज़ के लिए तरसना पड़ा था। और अब मैंने कह दिया था कि बहुत बुरे हालात का सामना भी करना पड़ सकता है, पर मैं माँ के साथ चल दी थी, पापा के घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। हम दोनों माँ बेटी एक रिक्शा में बैठकर स्टेशन पहुंच गए थे
और फिर वहाँ से माँ ने कानपुर का टिकट खरीद लिया था। मुझे शुरू से ही कानपुर जाने का बहुत शौक था। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी, मगर ऐसे हालात में कि आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। अब शाम के साये घेरे हो गए थे। मेरा दिल किसी अनहोनी के खौफ से डर रहा था। ना जाने हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे, सर ढकने के लिए जगह भी मिलेगी या सड़क पर ही सोना पड़ेगा। मुझे गहरी सोच में देखकर माँ कहने लगी, क्या बात है पीहू, क्या सोच रही हो? मैं बोली, माँ मैं तो सोच रही थी कि हम अपने नाना नानी के यहाँ जाएंगे, मगर आपने तो कानपुर जाने का फैसला कर लिया। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि किसी का एहसान लेना इतना आसान नहीं होता। अगर हम माँ के घर जाते तो क्या हो जाता? वहाँ कौन मेरी माँ जिंदा मौजूद है जो मुझे देखकर खुश हो जाती। इस घर में तो मेरे तीन तीन भाइयों की बीवियाँ हैं जो हम दोनों को देखकर नाक मुँह चिढ़ाती है, दोनों को नौकरानी बना लेगी। मैंने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं सोची थी तुम्हारे लिए। हाँ, अगर मैं अकेली होती तो अपनी भाभीयों के जूठे बर्तन धोने में भी मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस ना होती। मैंने अपनी माँ की तरफ बड़े बड़े गौर से देखा था। ये कितनी अच्छी औरत थी, इसने मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी थी। फिर इनको मेरे पापा ने तलाक दे दी। पापा ने बहुत गलत किया था। अच्छा हुआ कि मैंने पापा का साथ की बजाय माँ को चुना। ना जाने पापा मेरा साथ भी दे पाते कि नहीं। खैर कानपुर स्टेशन आ गया था। हम दोनों उतर गए थे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं बोली, माँ हम कहाँ जाएंगी? माँ ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रिक्शे को हाथ के इशारे से रोक लिया था। ना जाने हम किस मंजिल की तरफ रवाना हो रहे थे। माँ ने रिक्शे वाले को एक एड्रेस समझा दिया था। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा था कि माँ को एड्रेस कैसे मालूम था। हम एक अनजान इलाके में आ गए थे। माँ ने रिक्शे वाले को किराया दिया और एक घर के आगे बढ़ने लगी थी। वह बहुत ही ज़्यादा बेपरवाह लग रही थी। घर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जो माँ को देखकर मुस्कुराने लगा था और बोला, आपने हमें अपने खिदमत का मौका दिया, बड़ी खुशी हुई। फिर उसने माँ के हाथ में घर की चाबी दे दी थी। माँ ने मुस्कुराकर चाबियाँ ले ली। माँ कहने लगी, अब तो हम आपके शहर आ गए हैं, मुलाकातें होती रहेगी। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, जी मैंने उन बातों को बड़ा अच्छी तरह समझती थी, मैं रवैये को बड़े ख़ास अंदाज से पहचानती थी। वह आदमी जाने लगा। फिर बोला, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। माँ ने सिर हिला दिया और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। यह घर मेरे पापा के घर से भी ज़्यादा प्यारा था। यहाँ का फर्नीचर देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। माँ मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, माँ यह घर किसका है और यह आदमी कौन था? माँ कहने लगी, यह घर अब हमारा है और यह आदमी जो कोई भी था, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने सर हिला दिया था। तकरीबन 1 घंटे बाद वह आदमी बहुत से खानों के साथ लौटा था जो कि माँ ने दरवाजे से ही पकड़ लिए थे और उसे वापस भेज दिया था। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए जैसे ही माँ ने खाना लगाया मैं फ़ौरन से हाथ धोकर उनके पास आ गई थी। मैं माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं माँ के चेहरे की तरफ देखती रही थी। माँ मुझसे क्यों कह रही थी कि हमें बहुत ही सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ खाने को भी ना मिले, जबकि कानपुर में कदम रखते ही हमारे रहने तक का भी इंतजाम हो गया था और साथ ही हमें बेहतरीन खाना भी मिल गया था। क्या माँ ने यह सब जानबूझकर कह रही थी? क्या वह मुझे अपने साथ लाना ही नहीं चाहती थी? ये सब बातें सोच सोच कर मैं परेशान होती जा रही थी। मगर फिर हम दोनों की ज़िंदगी ने बहुत से मोड़ लिए थे। माँ एक नौकरी करने लगी थी। मैंने उनसे उनकी नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगी, मैं एक स्कूल की कैंटीन में काम करती हूँ। मैंने भी मान लिया कि वह सच ही कह रही होगी, क्योंकि माँ की पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं थी और ना ही उनके पास किसी काम की काबिलियत मौजूद थी। चंद दिन गुजरे तो माँ ने मेरा एडमिशन एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में कराया था, जिसकी फीस सुनकर ही मैं हैरान रह गई थी। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ स्कूल की कैंटीन में नौकरी करती हो, वह इतने बड़े फीस कैसे दे सकती थी? मैंने माँ से कह दिया था कि मैं इतने बड़े स्कूल में नहीं जाऊंगी, आप मुझे किसी सरकारी स्कूल में ही डाल दीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। माँ ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तुम अपने नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डाला करो। मैं जो कह रही हूँ वह खुद सोच समझ कर कह रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं बोली, माँ अगर आप मेरी फ़ीस कहाँ से पूरी करेंगी? माँ कहने लगी, यह तो मेरा सर दर्द है ना, तुम
क्यों सोच कर हल्का हो रही हो। मैं चुप कर गई थी। मैं बेहतर स्कूल में पढ़ने लगी थी। हम दोनों माँ बेटी का लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल कर रह गया था। माँ के रंग ढंग भी पहचाने नहीं जाते थे। वह खुला पैसा खर्च किया करती थी। वह भी बेहतरीन कपड़े पहनती और मेरे लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेती थी। एक दिन माँ काम पर गई, मगर उन्हें वापसी में बड़ी देर हो गई थी। कभी ऐसा होता था कि मेरी स्कूल से वापसी से पहले ही माँ घर वापस आ जाया करती थी, मगर आज घर का दरवाज़ा बंद था। ये तो शुक्र था कि मेरे पास घर की चाबी मौजूद थी। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। फ्रिज में चीज़ें भी पड़ी थी, मगर कुछ खाने को दिल ही नहीं चाहा था। मैं माँ के लिए परेशान हो रही थी। मैं माँ की वापसी के लिए रो रो कर इंतज़ार कर रही थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और शाम के 4 से रात के 8 बज गए, मगर माँ वापस नहीं आई थी। और फिर जब 10-16 हुए तो घर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंच गई थी। सामने ही माँ खड़ी थी। वह बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। मैंने उनके पीछे किसी शख्स को देखा था जिसने हमें उस घर की चाबियाँ दी थी। वह दरवाजे से ही वापस लौट गया था। माँ मुस्कुराती हुई घर के अंदर आ गई। तब मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, माँ आप कहाँ रह गई थी? मेरा कुछ तो ख्याल किया होता। मैं कब से आपका इंतज़ार में घुल कर ख़त्म होती जा रही थी। माँ कहने लगी, अरे पीहू, इतने बड़े बड़े आंसू बहाकर मेरी खुशी तो बर्बाद मत करो। आज मुझे घर आने में इतनी देर इसलिए हो गई है क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ी होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। हम हमारे दिन फिर जाएंगे। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं दुनिया जहाँ की तमाम चीज़ें लाकर तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँगी। मैं बोली, माँ आपने पहले ही मुझे किस चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। माँ बहुत खुश लग रही थी। खैर मुझे इस बात की ज़रा सी भी खुशी नहीं हुई थी क्योंकि माँ ने मुझे बताया था कि अब वह हर रात लेट आया करेगी। वो रात 8 बजे से पहले घर आ नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया था। इस बात पर मैंने एतराज़ भी किया था कि माँ पहले मुझसे मेरा बाप छीन गया और अब माँ भी दूर हो जाएगी। मैं एक नौकरानी के सारे ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। माँ के चेहरे पर आज पहली बार मुझे दुख नज़र आया था। वह कहने लगी, मैंने तुमसे तुम्हारा बाप नहीं छीना। क्या तुम उसके इल्ज़ाम को सच मानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत थी? मैंने नहीं। मैं सिर हिला दिया और बोली मैं आप पर कभी भी शक नहीं कर सकती। मैं तो आपकी इस जॉब की वजह से परेशान हूँ। माँ चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि वह मेरे लिए ऐसी बातें ताज़ा कर गई थी। मुझे आज वो दिन याद आ रहा था जब पापा ने माँ को तलाक दी थी। पापा ने माँ से कहा था कि तुम गलत औरत हो। जब से हम कानपुर आए थे तब से माँ की तमाम बातें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। वह यहाँ आई थी तो उनके रंग ढंग बदल गए थे। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। फिर वह कौन था जो हमारे लिए यह सब कुछ कर रहा था? और वह शख्स कौन था जो माँ के साथ मुझे अक्सर नज़र आता था? अब क्योंकि मैं बड़ी होती जा रही थी इसलिए मेरी सोचने की आदत भी बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल में ऐसे ख्याल भी आ रहे थे जिनको सोचकर ही मैं कांप गई थी। मैंने खुद को सोचने से रोक दिया था। अब ज़िंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो गया था। माँ बहुत बिजी रहने लगी थी। मैं उनसे शिकायत क्या करती। तब ही माँ ने मेरे बिजी रहने के लिए मेरे घर पर ट्यूशन का इंतज़ाम कर लिया था। क्योंकि मैं अब बड़ी क्लास में हो गई थी इसलिए मुझे पढ़ाई पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। मेरे 10वीं के इम्तिहान थे तो सर खुजाने का वक्त भी नहीं मिलता था। इतने दिन गुजर जाते थे, माँ के साथ बात भी नहीं हो पाती थी। खैर ये दौर भी गुजर गया था और मेरी परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी थी। जिस दिन मेरी आखिरी परीक्षा थी उस दिन मैं 16 बरस की हो गई थी। माँ मुझे अपने होटल ले गई थी और मेरे लिए अच्छी सी दावत का इंतज़ाम किया था। मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे सुकून ही सुकून होगा, मगर मैं कहाँ जानती थी कि घर की खामोशी मुझे
काट खाने को दौड़ेगी। मैं अब इस तन्हाई से घबराने लगी थी। एक दिन माँ जब काम से वापस आई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, माँ आप अपनी जॉब छोड़ दे, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता, मैं तो ऐसे पागल हो जाऊंगी। तब माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, पीहू तुम्हें अंदाज़ा है, जब बच्चों के एग्ज़ाम पूरे हो जाते हैं तो वक्त गुजारने के लिए छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं। इस तरह वह बच्चे लोगों से डील करना भी सीख जाते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर तुम्हें यह आइडिया अच्छा लगता है तो बताओ, मैं तुम्हें अपने होटल में जॉब दिलवा दूंगी। मुझे माँ के साथ रहने का शौक था। मैंने फ़ौरन ही हामी में सिर भर दिया था और बोली, हाँ माँ यह तो बहुत अच्छी बात है। माँ भी मुस्कुरा दी थी। मैं अब अपनी नई ज़िंदगी के लिए खुश थी। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं तो उजड़ ही जाऊंगी। यह जॉब मेरे कामयाब की राह खोलेगी नहीं बल्कि मुझे बंद गली में ले जाएगी। मुझ पर इन रिश्तों की हकीकत इस तरह खुलेगी कि मेरा सांस ही मुझ पर तंग हो जाएगा। मैं माँ के साथ होटल आने लगी थी। वह यहाँ पर मैनेजर थी। सब उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। मैं कम उम्र में थी और मेरे पास कोई तजुर्बा भी नहीं था, इसलिए मुझे वेटर्स की जॉब मिल गई थी। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। मैं यहाँ आकर बहुत बिजी हो गई थी। ज़िंदगी का एक नया पहलू मेरे सामने खुला था। यहाँ पर काम करने वाली बहुत सी लड़कियाँ मजबूर थी। ऐसी लड़कियाँ भी थी जो अपने घरों की कमाने वाली थी। मेरी बहुत सी दोस्तें भी हो गई थी। हम सब मिलकर लंच किया करते थे। वक्त अच्छा गुजर रहा था। मेरी तनख्वाह अच्छी थी, मगर मज़े की बात तो यह थी कि मुझे यहाँ पर टिप भी बहुत अच्छी मिला करती थी। मेरा खर्चा आसानी से निकल जाया करता था। अब तो मैं अपने लिए सेविंग भी करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इतना पैसा जमा कर लूँगी कि अपने कॉलेज की फ़ीस चंद महीने खुद से दे सकूँगी। माँ भी मेरी इस बात से बहुत खुश होगी। वह कहती थी कि बेटी, मुझे इस बात पर फ़ख्र होता है कि तुम सबके साथ घुल मिल गई हो। तुम किसी पर यह रौब नहीं रखती कि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। माँ की बातें सुनकर मैं भी मुस्कुरा देती थी। एक दिन माँ मेरे पास आई और कहने लगी, पीहू आज साफ़ सफाई वाली नौकरानी नहीं आई है और हमें जल्दी ही 410 कमरा नंबर साफ़ चाहिए। तुम इसकी सफाई कर दोगी क्या? मैं किसी को और को नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरी खुद की बेटी यहाँ मौजूद है। मैं बोली थी, माँ मैं कर दूँगी। मैं जाने लगी तो माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगी, पीहू जाने से पहले किसी को मत बताना, तुम्हारी जो इज्जत बनी हुई है मैं नहीं चाहती कि ख़राब हो जाए। अगर कोई पूछे भी तो टाल देना। मुझे माँ की इस बात ने हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि सफाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, फिर माँ ऐसा क्यों कह रही है? मैं माँ से कमरे की चाबियाँ लेकर अंदर अंदर चली गई थी। मैं बड़े सुकून से उस कमरे को देख रही थी जब अचानक से अंधेरा छा गया था। तभी मुझे किसी के सख्त हाथों से छूने का एहसास हुआ था। जब हाथ मेरे लबों पर रखकर मेरे चीख दबा दी गई थी। कमरा नंबर 410 में मुझ पर क़यामत बीत गई थी और बाहर किसी को पता भी नहीं हुआ था। मैं बेड पर बेजान वजूद की तरह पड़ी हुई थी। तभी मुझे अंधेरे में हल्की सी रोशनी नजर आई कि एक आदमी का वह चेहरा मुझे दिखाई दिया था। वह आदमी जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं कमरे के बाहर आई। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। माँ ने मुझे देखा तो हाथ से पकड़कर एक अलग कमरे में ले गई थी। वह बोली, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? मैंने फिर सासकियों से और आंखों से रोककर माँ को सारी बात बता दी। मुझे यही लग रहा था कि माँ को जब इस बात का पता चलेगा तो वह पूरे होटल को सर पर उठा लेगी। वह मेरे खातिर सारे ज़माने से लड़ जाएगी। वह सीसीटीवी कैमरे निकाल कर सारा रिकॉर्ड चेक करेगी। इस कमरे में मुझसे पहले कौन गया था, वह मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा देगी। मगर माँ ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था और फिर कहने लगी थी, पीहू तुम्हें मेरी कसम है, इस बात को पी जाओ। अगर यह बात खुल गई तो हमारे हाथ सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आएगा। हम दोनों रुसवा होकर रह जाएंगे। यह जो कुछ तुम्हारे साथ एक बार हुआ है, लोगों को पता चल गया तो बार बार होगा। तुम्हारी इज्जत को बार बार उछाला जाएगा। लोग मुजरिम को कसूरवार नहीं ठहराएंगे बल्कि तुमसे ही सवाल जवाब करेंगे। क्या करने तुम इस कमरे में गई? क्योंकि मैं नासमझ थी, माँ की बातें सुनकर डर गई थी, इसलिए मैंने यह बात अपने अंदर दफन कर ली थी। माँ ने होटल में मेरी तबीयत ख़राब का बहाना किया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई थी। उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया जिससे साबित हो गया था कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुर्म हो गया था। मैंने वह रिपोर्ट देखी तो बोली, हमें थाने चलना चाहिए। माँ कहने लगी, वह
तुमसे ऐसे सवाल करेंगे कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। कहो मंजूर है। मैंने नहीं में सिर हिला दिया तो हम दोनों माँ बेटी घर आ गए थे। मैं अपने कमरे में चली गई और लेटकर अपनी बेबसी पर सोचने लगी थी। मैं कितनी बेबस थी कि मुजरिम को यह सब करने से रोक नहीं पाई। फिर अब मैं उसे सज़ा भी दिलवा नहीं पाई थी। वह आज़ाद घूम रहा था। ना जाने मेरे बाद वह किसकी ज़िंदगी तबाह कर देता। अगर मैं आवाज़ उठाती तो वह जेल की सलाखों के पीछे होता और यूं इसके घाव से दूसरी लड़कियां हिफाजत में रहती। मगर मैं क्या करती। माँ ने मुझसे कह दिया था कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दूंगी। तब तक तुम सब्र करो और अपने हक में अच्छाई के लिए दुआ करो। मगर मैं ऊपर वाले से यह फरियाद करती थी, अपने मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा देना और उसको मेरे सामने बेनकाब कर देना। मैं कहाँ जानती थी कि मुजरिम की असलियत जानने के बाद मैं सगे रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ दूंगी। एक रात मेरी आँख खुली तो मुझे डर लगने लगा था। जब से मेरे साथ यह हादसा हुआ था मैं हर वक्त घबराई सी रहती थी। आज भी दिल में बहुत ज़ोर से डर बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं अपने दिल के अंदर की भड़ास निकाल ही लूँ। मैं माँ के सामने जाकर अपने अंदर की चंद बातें कर लूँ, उनको बताऊँ कि मैं किस दहशत से गुजर रही हूँ। इसलिए मैं माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैं दरवाजे तक पहुँची थी कि मुझे अंदर से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मेरे बढ़ते हुए कदमों को एकदम से ब्रेक लगा। उस वक्त माँ के कमरे में मर्द की आवाज़ आना कोई आम बात नहीं थी। मैंने अंदर झाँक कर देखा तो सांस लेना भूल गई थी। दिल चाहता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि कमरे में कोई और नहीं, वही मर्द मौजूद था जिसने मेरे साथ जुल्म किया था और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। और साथ वह आदमी था जिसने पहले दिन उस घर की चाबियां माँ के हाथ में रख दी थी और फिर उसके बाद वह बहुत से मौके पर मुझे माँ के आसपास नजर आया था। मैंने एक झटके से माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई थी। जब उन तीनों की नज़रें मुझ पर पड़ी तो वह घबरा गए थे। मैंने अपने मुजरिम के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया था और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। मैं चीख कर बोली, तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह शख्स मेरे मुजरिम को हाथ से पकड़कर बाहर ले गया, जबकि अब कमरे में मैं और माँ ही रह गई थी। माँ मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैं बोली, माँ ये आदमी यहाँ क्या कर रहा था? रात के 2 बज रहे हैं और फिर मेरा यह मुजरिम यहाँ इतने आराम से आपके सामने क्यों खड़ा था? आपने इसका हश्र खराब क्यों नहीं किया? माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि मुझे आज अपनी माँ के चेहरे से इसके आंसू से और उसके वजूद से नफ़रत हो रही थी। माँ कहने लगी, पीहू मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं तब 15 साल की थी जब मुझे तुम्हारे पापा की दुल्हन बनाकर विदा कर दिया गया था। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ देने पर नाराज़ तो थी, मगर क्या कर सकती थी? जैसा माँ बाप ने कहा वैसा ही किया। मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे, मगर उन्होंने मुझे कोई ज़्यादा दहेज नहीं दिया था। इस बात का दुख तुम्हारे पापा को बहुत था। वह एक दिन कहने लगे कि मैंने तुमसे शादी दहेज के खातिर की थी, इस शक्ल के खातिर नहीं जो मेरे माथे पर मर दी गई है। तुम अपने माँ बाप के घर जाओ और गाड़ी का कहो। मैंने उन्हें मना किया, यह सब सही नहीं है, मगर उन्होंने मुझे तलाक की धमकी दे दी थी। मैं मजबूरन पापा के पास भी गई और उन्हें सारी बात बता दी थी। पापा कहने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे लिए ऐसे इंसान को चुन लिया। मैं चुप ही रही तो पापा बोले, अगर मैंने तुम्हारे पति की बात आज मान ली तो वह तुम्हें भिखारिन बना देगा और उम्र भर तुमसे चीज़ें मांगता रहेगा। मैं और तुम्हारी माँ तो उसके इरादे को पूरे करते रहेंगे, मगर हमारे मरने के बाद क्या होगा? तुम्हारे भाई यह सब कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। तब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा पति तो नरक बना देगा। आज उसको जाकर इनकार कर दो। मैंने ऐसा ही किया, मगर बात सच में तलाक तक जा पहुंची थी। पापा ने उसके इरादे को मंजूर कर लिया। तुम्हारे पापा तुम्हें जो भी ऐश कराते थे वह तमाम चीज़ें मेरे बाप के घर से आई हुई थी। फिर माँ पापा का देहांत हो गया तो उन्होंने फिर से लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमाकर घर भेज दिया।
उन्होंने शर्त मानने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे पापा ने मुझे गलत किरदार का इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे दिया। मैंने अपने भाइयों को फ़ोन करके बता दिया तो वह बोले तुम हमारे पास मत आना। मैं सब सुनकर टूट गई थी, इसलिए तुमसे कहा था कि ना जाने रहने को जगह भी मिलेगी या नहीं, मगर तब ही मुझे अनजान नंबर से फ़ोन आ गया था। फिर पता चला कि यह तो हमारा घर का पहला नौकर था। उसने मुझे बताया था कि मेरे माँ बाप ने मरने से पहले कानपुर वाला घर मेरे नाम कर दिया था और साथ ही 2 और दुकानें भी मेरे नाम की थी। मैंने बाप के नौकर से मकान की चाबियाँ ली थी और दुकान का किराया भी मुझे वही लाकर देता था। मैंने माना कि कैंटीन की जॉब से ज़्यादा गुजारा नहीं होता था। मुझे दुकान के किराए से तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। तुम्हारे साथ जो वाक़या हुआ तो मैं चौंक गई थी और तुम्हें इसलिए खामोश रहने का बोला था क्योंकि वहाँ की चाबियाँ तो मेरे पास मौजूद थी। फिर तुमसे पहले वहाँ पर कौन जा सकता था। मैंने खुफिया तौर पर तहकीकात की थी और अपने बाप के मुलाजिमों को भी यह काम सौंप दिया था। आज तुम्हारे मुजरिम को मेरे सामने ले आया है। यह आदमी तुम्हारे सगे बाप का भेजा हुआ था और पूरी प्लानिंग के साथ इस कमरे में आया था और तुम्हारे पापा को अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसके बगैर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और तरक्की की मंजिल तय कर रही हूँ। उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह मुझे बेसुकून करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी की इज्जत खराब करवा दी थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे नीचा दिखा सके। मैं माँ की बात सुनकर गिर गई थी। माँ ने मुझे बताया कि मेरे मुजरिम को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है। अगली सुबह मैं थाने गई ताकि माँ की बातों पर तसल्ली कर सकूं। माँ का एक एक अल्फाज सच्चा था। वह शख्स मेरे बाप का ही भेजा हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। मेरे मुजरिम को कानून ने सज़ा दी और बाप को ऊपर वाले ने वह बिस्तर से लग गए थे। उसका हल कोई नहीं था। मेरे मुजरिमों को तो सज़ा मिल गई, मगर मैं जो बेसुकून और परेशान हूँ उसका हिसाब कौन करेगा। मुझे अब किसी शख्स पर भी यकीन नहीं रहा। जब मेरा सगा बाप ही मेरा दोस्त ना निकला तो फिर किसी और पर भरोसा करना कैसे मुमकिन है।